हेलो एवरीवन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी, जिस पे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में आपको बताना था ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है कि पहला इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर चुके हैं, तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो सभी पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली अब आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अभी देखो कि फर्स्ट रिमूव करने के बाद इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। लिथियम होता है 1s2 2s1, तो ये सिर्फ बचेगा 1s2। आपको पता है लिथियम क्या होता है, पहले 1s2 2s1, एंड लिथियम प्लस क्या होगा 1s2, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है। बेरिलियम होता है 1s2 2s2, तो इट विल बी 2s1 इन Be प्लस। बोरॉन होता है 1s2 2s2 2p1, तो ये बचा आपका 2s2, ठीक है। कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2, तो इट विल बी 2p1। लास्ट में बचेगा 2p3 2p2 एंड 2p3 2p5 2p4, right? After removal of electron, these configuration जो है वो होंगे of these cations। अब आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। वी नो कि साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, सो इस तरफ साइज बढ़ रहा है, सो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो साइज इस तरह से लेफ्ट टू राइट घट रहा है, तो इंक्रीज इस तरफ होगा एंड ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर इस तरफ होगा फिर, ठीक है, करेक्ट। अब देखो, अब लिथियम में केवल एक शेल है, तो इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इन सभी के पास 2 सेल्स हैं। आप देख सकते हो इसका 2,1 होता है तो 2 बचा, ये 2,1 हुआ, ये 2,2 हुआ, 2,3 है, 2,4 है, 2,5 है, और ये 2,6 है, राइट। इसके पास केवल एक सेल है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी Li+ की होगी। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में काफ़ी वेरिएशन आप देख सकते हो, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी Li+ की, सबसे बाद में मैंने शो कर दिया। अब यहाँ पे देखो, आगे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले Be+ हुआ एंड B+ की ज़्यादा होगी Be+ से, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं आएगा। बोरॉन प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2s2 है, यहाँ पे 2s1 है। उसके बाद 2s2 2p1 में ज़्यादा किसकी होती है, बोरॉन प्लस की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2s से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, यहाँ पे 2p1 से। ये एक्सेप्शन मैंने डिस्कस किया है कि 2s और 2p में 2s इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और ऊपर से एक बात और क्या है यहाँ पर कि 2s पूरा भरा हुआ है, तो फिर यहाँ पर ट्रेन ऐसे हो गया कार्बन प्लस। कार्बन नाइट्रोजन में कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन की। अगेन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज़्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की, क्योंकि इसका हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है, कोई एक्सेप्शन नहीं। और ऑक्सीजन फ्लोरीन में ज़्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड है और इसलिए इससे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए निकालने के लिए, तो फिर इस तरह हो जाएगा। तो रेगुलर ट्रेन क्या हुआ फिर, Be+, देन कार्बन प्लस, देन बोरॉन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, फ्लोरीन प्लस, ऑक्सीजन प्लस एंड लिथियम प्लस। लिथियम सबसे ज़्यादा किस इसलिए हो गई क्योंकि इसमें केवल एक सेल बचा, तो इसका साइज बहुत ज़्यादा कम हो गया आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियर चार्ज एकदम से बढ़ गया इस पर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एसोसिएटेड
विथ मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। क्रोमियम का वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो जिससे इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन हो। दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब इस तरह क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरली नहीं देते हैं, तो क्या करोगे पहले आप, विनो की मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। अब आपको पता है कि अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं, अब यहाँ पे 1.73 रख करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाओगे, आप यहाँ पर n = 1 पुट करके देखो। सो 1 + 2 कितना आ जाएगा, √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होता है, तो इसका मतलब है कि उस एटम के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो दैट मीन्स 1.73 मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब ये है कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, नाउ क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। इसमें होता है एक्सेप्शन, तो 4s1 3d5 हो गया। ठीक है, नाउ टेल मी इसके पास अभी कितने अनपेयर्ड हैं, 1 और 5, टोटल 6 अनपेयर्ड हैं। इट हैज 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और हमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना जिससे इसके पास केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो क्या करेंगे, इसे कितने रिमूव करने पड़ेंगे, देखो 4s में 1 है और d में टोटल 5 हैं, 5 अनपेयर्ड। तो पहले इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव होते हैं, 4s से, तो एक यहाँ से रिमूव करो और यहाँ से कितने रिमूव करो, टोटल 4, तब इसके पास एक अनपेयर्ड बचेगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड टोटल कितने रिमूव किया आपने, 5, क्योंकि एक अनपेयर्ड रखना है, लेकिन पहले एक s यहाँ एक s से जाएगा और 4 d से जाएंगे, तो बचेगा 3d1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्रोमियम का एसोसिएटेड विद दैट मैग्नेटिक मोमेंट। अब इस तरह क्वेश्चन सब जे एडवांस में तक आ चुके हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ ऐसा जोड़ के देते हैं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शायद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ये नेक्स्ट पीरियोडिसिटी है। हम लोगों ने साइज पढ़ा, आयंस्टाइन एनर्जी पढ़ लिया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट भी पढ़ लिया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, डेल्टा एच ई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच मैंने कहा था एंथैल्पी बोलते हैं, ये हीट का, ये हीट ही होती है, बट एंथैल्पी होती है हीट चेंज ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ई इज़ द इलेक्ट्रॉन, जी फॉर गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसको ऐसे पढ़ो कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो एनर्जी में चेंज होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इट इज़ एनर्जी चेंज दैट अकर्स for the process of adding an electron to a isolated gaseous atom to convert it into negative ions। मतलब ये है कि ये गैसेस एटम A है, अगर इस पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये A- बन जाएगा। तो इसमें जो इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच ई जी, एंड इस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको डिफरेंट रेफरेंस बुक में ऐसे भी डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एब्जॉर्ब ऑल्सो, क्योंकि एक्सेप्शन जब होता है तो एब्जॉर्ब भी हो सकती है, बट डेफिनेशन रिलीज के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है आयोनाइजेशन में एनर्जी, क्योंकि हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहे होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं।
तो कौन से एटम है जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये डेफिनेशन क्यों बनी है, देखो ध्यान से। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,7 है एंड दिस एटम इज वेरी क्लोज टू complete its octet, that's why it easily accept 1 electrons and become F minus because एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव आयंस बन गया एंड प्लस एनर्जी, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये बहुत, इसके पास ज़्यादा एनर्जी थी, क्यों? क्योंकि ये एक्साइटेड था इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसने F माइनस बना दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और एनर्जी को रिलीज कर दिया। अब इसका जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव होता है। अब जरा पहले इस बात को समझो जरा, फिर इसके बारे में बताता हूँ। देखो मान लो कोई रिएक्शन है R2P, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इसकी एंथैल्पी ऐसे लिखते हैं, इसका हीट चेंज कैसे लिखते हैं? हीट चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर ये हीट चेंज पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट के पास हीट रिएक्टेंट से ज़्यादा थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? HP इज ग्रेटर देन HR। और जब ये चेंज हमारा नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ से। हीट चेंज, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट की हीट, ठीक है। हीट इज एसोसिएटेड विद द बॉन्ड। नाउ अब अगर नेगेटिव कब आ सकता है? तो मैंने कहा कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा है। अगर मान लो रिएक्टेंट के पास 10 जूल एनर्जी है और प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो 4 जूल है, तो फिर क्या करेगा? ये 4 जूल का प्रोडक्ट बना देगा और अप्रॉक्सीमेटली जो 6 जूल एनर्जी है उसको रिलीज कर देगा। समझिए बात को। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सो मीन्स एग्जिट, थर्मिक मीन्स एनर्जी, एनर्जी एग्जिट हो रही, बाहर हो रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी थी, उसने कम एनर्जी का प्रोडक्ट बनाया और एनर्जी, बची हुई एनर्जी को रिलीज कर दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट करना हो, रिएक्टेंट की एनर्जी 4 जूल है और जो प्रोडक्ट बनाना हो उसकी एनर्जी 10 जूल है। अब बताओ मुझे, ये प्रोडक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक इसको 6 जूल एनर्जी के आसपास आप दे ना दो। तो इस बार क्या होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब, क्योंकि इसकी जिसको बनाना है उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो जब तक इसकी एनर्जी इसके बराबर नहीं होगी प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म। तो एनर्जी एब्जॉर्ब, और एनर्जी एब्जॉर्ब का प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। एंडो ऐसा समझ लो, एंडो, एंडो इन का मतलब अंदर, यानी हीट को इंटर करना है, ठीक है, हीट इंटर, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, करेक्ट। अब इसको डेल्टा HEG से कैसे रिलेट करूं? देखो, तो अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आ जाए तो कब आता है पॉजिटिव? जब प्रोडक्ट रिएक्टेंस ज़्यादा हो, यहाँ पे बताया ना मैंने, प्रोडक्ट रिएक्टेंस ज़्यादा हो तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो डिफरेंस क्या आता है? पॉजिटिव। यहाँ से देख सकते हो आप, क्योंकि एनर्जी तभी एब्जॉर्ब होती है जब प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंस से ज़्यादा हो, तब पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा HEG क्या लिखोगे इस केस में? पॉजिटिव। और जब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट ज़्यादा होती है तो ये क्या आता है? नेगेटिव। यहाँ पे देखो लिखा मैंने नेगेटिव। और रिएक्टेंट एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा? जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी तो कम एनर्जी का प्रोडक्ट बनाता है और बची एनर्जी क्या करता है? रिलीज कर देता है। तो एंथैल्पी चेंज क्या आता है इस केस में? नेगेटिव। तो क्या समझे आपको बात को, कि जब भी एनर्जी रिलीज हो तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव, जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव। इस तरीके से आपको इसको समझना है। तो अब इस बात को जो मैंने बताया है इसको आपको बार बार एक बार सोच के देखना है। तो अभी तक मैं फाइनल लिख रहा हूँ कि जब भी एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा है। और जब भी एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जैसे मैं इसे लिखूँ कि डेल्टा एच की वैल्यू -20 जूल है, तो इसका मतलब है कि इसको माइनस नहीं पढ़ोगे, बोलोगे 20 जूल एनर्जी रिलीज हुई है किसी प्रोसेस में। और जब डेल्टा एच +20 लिखा हो तो 20 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है किसी प्रोसेस में, ठीक है, लाइक दैट। ओके, सो देखो, फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन F माइनस बन गया, एनर्जी रिलीज। क्लोरीन 287 होता है, इलेक्ट्रॉन लेगा, 28 माइनस 288 हो गया और एनर्जी विल रिलीज, क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये तो बहुत खुश हो गया
क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये भी हैप्पी हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आ गई तो यानी एनर्जी कम हुई, पहले एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में एनर्जी कम, तो बची हुई एनर्जी को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। और डेफिनेशन भी क्या कहती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन यू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या बोलते थे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पे फोर्स ब्रेक करते हो, यहाँ पे फोर्स बना रहे हो, इसलिए यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, ओके। इसी तरह आते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो हमने ऐड किया तो ये 2,7 हो गया, और एनर्जी रिलीज हुई, उसकी वैल्यू है -141 किलो जूल पर मोल। 1 मोल ऑक्सीजन में जब हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। ये डेटा बस आपको समझाने के लिए, इसको कभी लर्न नहीं करना आपको। ठीक है, तो डेल्टा एच ईजी नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज। फिर हमें अभी ऑक्टेट कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो वी हैव एडेड सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया O2-। ठीक है, अब देखो ये 2,7 था, ये 2,8 हो गया, इसको हैप्पी होना चाहिए था, हैप्पी है, बट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव, वो भी देखो कितना पॉजिटिव, +780 किलो जूल पर मोल। ये क्या हो गया यहाँ पर, तो ये बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जब कभी एटम पर सब्सिक्वेंटली सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, मैं यहाँ पे नोट लिखता हूँ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा क्यों है, एटम ए है, इस पर आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये A- बन गया, और इसमें सपोज की एनर्जी रिलीज हुई है, बट जब इसमें आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये A2- हुआ, बट एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब। तो मैं इसको लेफ्ट में लिखूंगा, एनर्जी एब्जॉर्ब। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है, और जब सब्सिक्वेंटली दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपल करते हैं। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। टू मिनिमाइज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वी हैव टू पुट एफर्ट्स, यानी कि वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। दैट्स वाई ये हमेशा ट्रू है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, सेम एटम पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है। दैट मीन्स प्रोसेस बिकम एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, टू मिनिमाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, लाइक चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, एनर्जी प्रोवाइडेड। ठीक है, एनर्जी इज प्रोवाइडेड। ओके, दैट्स वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब मैं वर्ड बोलता हूँ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट मीन्स एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस रिएक्शन की ओवरऑल प्रोसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप इसको जोड़ दीजिए। तब जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो देखो O- इधर लेफ्ट में है, इसमें राइट में है, तो ये कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो O+2 इलेक्ट्रॉन्स से कितना आ गया, O2- एंड ये -141 है और ये +780 है, तो ओवरऑल क्या जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जब ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो फाइनल प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी आपको फाइनली देनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ एन एटम में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। देखते हैं 1 by 1। साइज ऑफ एन एटम, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट शेल है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इजीली आ जाएगा, तो एनर्जी विल रिलीज। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आप इस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं
तो देखो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो वो न्यूक्लियस से दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विल बी वेरी वेरी वीक, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज। देखो एनर्जी रिलीज क्या बताता है कि जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स आएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, या ऐसे कह सकते हो कि उतनी ज़्यादा एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा, क्योंकि एंथैल्पी चेंज नेगेटिव मतलब मोर एनर्जी रिलीज। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर डेल्टा एच -20 है और डेल्टा एच -30 है तो इसका मतलब है कि इसमें 30 जूल एनर्जी रिलीज हुई है और यहाँ पर 20 जूल एनर्जी रिलीज हुई है। जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कुछ भी आप कंपेयर करना चाहो, ठीक है। तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी घटती है। इसको आप कैसे बोलोगे कि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। घटने मतलब लेस नेगेटिव मीन्स लेस एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हो गया बेसिकली। डेल्टा एच ई जी मीन्स साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी घटती जाएगी, करेक्ट। इसीलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि वेरिएशन इन पीरियड की बात करूँ, वेरिएशन इन पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, तो पीरियड में आगे जाने पर साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, यानी इधर साइज बढ़ेगा इधर साइज घटेगा, ठीक है ना, साइज डिक्रीजेस, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऐसे होनी चाहिए, डेल्टा एच ई जी मीन्स इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी विल बी मोर एंड मोर नेगेटिव व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना सिंपल से सिंपल होता जाएगा व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट, बिकॉज साइज क्या होता जा रहा है, छोटा। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर रहे हो न्यूक्लियस के पास होगा, तो डेल्टा एच बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in periodic table in across a period, okay। एंड तभी देखो फाइनली कौन फ्लोरीन होता है ना, तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के बिल्कुल पास होता है, ठीक है। और ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीजेस, है ना, तो डिक्रीजेस ऑन ए ग्रुप। तो अगर मैं इसको बोलूं कि वेरिएशन इन ए ग्रुप, सो इट इज डिक्रीजेस, है ना। साइज जो होता है ग्रुप में ऐसे डाउन टू द ग्रुप बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी विल डिक्रीज, डेल्टा एच विल becomes लेस नेगेटिव, और हो सकता है नीचे आने पर ये पॉजिटिव हो जाए, यानी कि साइज इतना बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ सकती है, ठीक है, विल बिकम लेस नेगेटिव। दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो आप देखो ये न्यूक्लियस है, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ने मतलब कि न्यूक्लियस स्ट्रांगली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर न्यूक्लियस स्ट्रांगली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान हो गया ना, फिर तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान हो गया तो मोर एनर्जी विल रिलीज, यानी कि एंथैल्पी चेंज ज़्यादा निगेटिव होगा, सिंपल है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, इसको कैसे सीखें। अच्छा, जो मैंने ये ग्रुप एंड पीरियड में ट्रेंड बताया ना, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में हाईएस्ट एक्सेप्शन है। तो ये कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं कि बिल्कुल सीधा सीधा आप ग्रुप में घटता है लिख दो और पीरियड बढ़ता है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। तो इसलिए जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बस उसी तरह आपको तैयार करना पड़ेगा, बिल्कुल एक्सेप्शन का, इसमें एक्सेप्शन होते हैं। देखो अब तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या है, अगर मैं इसे डिस्कस करूँ तो जो इनर्ट गैस हैं, इनर्ट गैस उनका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या होता है, NH2NP6, दैट मीन्स कंप्लीट ऑक्टेट, अब जब कंप्लीट ऑक्टेट है तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, नहीं। तो अगर आप सोचो कि नियॉन में मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो ये नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन हमें नहीं चाहिए।
तो ऑर्डिनरी कंडीशन पे, एट ऑर्डिनरी कंडीशन दे हैव डेल्टा एच ई जी इक्वल टू 0 एट ऑर्डिनरी कंडीशन। अदरवाइज आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तो फिर डेल्टा एच जी जो एच ई जी वो बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे, इतना स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो हम ये कह सकते हैं इन रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी कंडीशन पे दे हैव 0 वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी बिकॉज दे डोंट वांट इलेक्ट्रॉन्स, दे ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं आसानी से और ना ही गेन करना चाहते हैं। दूसरा, जिसका हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होता है, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, जैसे नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3, इसका 2,5 है। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन ये एक भी नहीं लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसका हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, n-2p4। ये अपना हाफ फील्ड क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, बिकॉज हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन स्टेबल। हम स्टेबल से जब अनस्टेबल जाते हैं तो हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोसेस स्टेबल से अनस्टेबल अपने आप तो नहीं हो सकता। कोई कैसे चाहेगा कि मैं स्टेबल हूँ अब अनस्टेबल हो जाऊँ। तो इसलिए जब हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होगा तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट है। दैट मीन्स ये प्रोसेस भी क्या होगा आपका, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव। तो इस तरह सारे पॉइंट आपको तैयार करने पड़ेंगे, रादर देन कि ये लेफ्ट राइट घटता है बढ़ता है, इस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आप नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, so this is how it depend upon size of an atom, effective nuclear charge and electronic configuration. Fulfilled half filled configuration ऐसे बोल सकता हूँ कि the addition of electron is difficult in fulfilled and half filled configuration, so energy is absorbed rather than released. Correct? so again देखते हैं, जैसे 17 ग्रुप है। एक पॉइंट मैं बोलूँ आपसे पहले कि 17th ग्रुप एलिमेंट ग्रुप एलिमेंट्स हैव मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन gain enthalpy. They have most negative value of electron gain enthalpy. क्यों? बिकॉज इनके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। अब मैं इसमें बात करूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आया आंटी, तो इसको छोड़ दो, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आपने सीखा कि साइज डाउन टू द ग्रुप बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डाउन टू द ग्रुप घटनी चाहिए, बट एक्स का जो एक्चुअल ऑर्डर है, बट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ऑर्डर ये होना चाहिए FCl Bri, क्योंकि F का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है, बट जो एक्चुअल ऑर्डर है वो ये है F और Cl में Cl ज़्यादा होता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, Bri ऐसा हो जाता है। इसको समझने के लिए अब ये एक्सेप्शन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन वाई, क्योंकि इसका साइज बड़ा है इससे। तो आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखो 287 और फ्लोरीन क्या होता है 2,7। तो इसके सेकेंड सेल में, सेकेंड मान लो दिस इज द सेकेंड सेल, इसके सेकेंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसके सेकेंड सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इसका सेकेंड सेल थोड़ा सा इससे बड़ा है फ्लोरीन से। ठीक है, इसको मैं इसे ड्रॉ भी कर सकता हूँ, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल इन केस ऑफ क्लोरीन, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो
दोनों के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट जब फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसको लिटिल बिट रिपल्सन फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक छोटे वॉल्यूम में सेकेंड सेल है और यहाँ थर्ड सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर रहे हो तो लिटिल बिट रिपल्सन होता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और इस सेकेंड सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन यहाँ पे साइज थोड़ा बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी रहती है, इसलिए यहाँ पर वो रिपल्सन कम होता है और इसी वजह से इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो अब आप ये कह सकते हो सर ब्रोमीन का साइज़ तो और भी बड़ा है, ब्रोमीन का साइज़ तो और भी बड़ा है, तो ब्रोमीन में तो ये रिपल्सन और भी कम हो जाएगा क्योंकि उसका फोर्थ सेल में आप ऐड करोगे। बट हमको दो चीज़ें देखनी है, एक तो कि रिपल्सन ना हो सेल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास भी तो रहे। तो ब्रोमीन का साइज़ एकदम तो ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो वहाँ पर एनर्जी आपको कम रिलीज होगी, आपको कम मिलेगी। ठीक है, तो वही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ऑल्दो इट इज़ डिक्रीजेड डाउन टू द ग्रुप, बट फ्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो F- बन गया, इसमें जो एनर्जी रिलीज है -328 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो 349 किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ पे 349 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 349 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी और इसमें 328, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इसका साइज स्मॉल होने की वजह से थोड़ा सा रिपल्शन हो जाता है बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल। देखो यहाँ पे ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। और ये एक्सेप्शन है बच्चों 15th ग्रुप, 16th ग्रुप और 17th ग्रुप, इन तीन में है, फर्स्ट टू एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फास्फोरस। इसके पहले क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले जो 14 ग्रुप है उसमें आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें आउटर मोस्ट में 5 हैं, 6 हैं, इसमें 7 हैं। तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो फिर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फील होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर और यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा है इस ग्रुप में, इस अपने ग्रुप में सल्फर की ऑक्सीजन ज़्यादा है और इस अपने ग्रुप में फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज़्यादा है। ये एक्सेप्शन है, इसमें क्वेश्चन भी आए हुए हैं। एक बार पीरियोडिक टेबल से इसको देख लेते हैं। देखो मैंने कहा कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है क्योंकि साइज घटता है, और इनर्ट गैस को छोड़ देंगे क्योंकि इनर्ट गैस को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। तो अगर हम देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होगी। तो सबसे जो एक्सट्रीम राइट में है उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होगी ना, और एक्सट्रीम राइट में हमने इनर्ट गैस को तो हटा दिया है, तो फिर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी होगी? हैलोजन फैमिली की। और अभी 15 में आप एक्सेप्शन देख रहे हो कि इनके आउटर मोस्ट में 2p3 होता है, 3p3, तो इनको तो इलेक्ट्रॉन इनको भी नहीं चाहिए। तो यहाँ से नेगेटिव फ्री पॉजिटिव हो जाते हैं क्योंकि इनका आउटर मोस्ट में 2s2 होता है। तो बहुत एक्सेप्शन है। जो एल्कालाइन अर्थ मेटल होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होता है? NH2, तो इनका तो NH2, तो इनका भी कंप्लीट सेल है तो ये भी नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन। और 14 ग्रुप के एलिमेंट भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते, क्यों? इनका हाफ फील्ड है। और 18 ग्रुप के भी नहीं चाहते क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है। तो जहाँ पर कंप्लीटली फील्ड है, हाफ फील्ड है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो बताओ फिर पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए? तो आप बोलोगे फ्लोरीन की, बट फ्लोरीन क्लोरीन में एक्सेप्शन है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? क्लोरीन की। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में ऑर्डर है ना, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ईजिली इलेक्ट्रॉन अगर किसी पे ऐड होता है दैट इज क्लोरीन। होना चाहिए था फ्लोरीन, बट इसमें एक्सेप्शन इस वजह से। ओके, उसके बाद फ्लोरीन, फिर सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर। तो इसमें जो क्वेश्चन आया है वो मैं पूछ लेता हूँ आपसे एक बार। ओके, तो क्वेश्चन है FCl ऑक्सीजन सल्फर में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है? तो आपको पता है कि फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है, ऐसे जाने पर बढ़ता है।
जब ऐसे जाने पर बढ़ता है तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, ऐसे जाने पर बढ़ता है तो क्लोरीन की ज़्यादा होगी सल्फर से। ठीक है, अब फ्लोरीन क्लोरीन में एक्सेप्शन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ फिर? क्लोरीन। उसके बाद फ्लोरीन और ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर और फिर ऑक्सीजन। जो रीजन फ्लोरीन क्लोरीन के लिए है वही रीजन सल्फर ऑक्सीजन के लिए है। जैसे मैं इसमें पूछूं नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर, ठीक, इसमें पूछ रहा है तो देखो नाइट्रोजन से आगे गए तो लेफ्ट टू राइट तो बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, तो ऑक्सीजन की नाइट्रोजन ज़्यादा हो गई, और इधर लेफ्ट टू राइट बढ़ती है तो सल्फर की फास्फोरस से ज़्यादा हो गई, और सल्फर ऑक्सीजन में सल्फर की ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई फिर? सल्फर की। ठीक है, तो सल्फर देन ऑक्सीजन, और इसमें फिर से एक्सेप्शन तो फास्फोरस और नाइट्रोजन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। ये आपको मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमने इसमें एक्सेप्शन क्या सीखे, नोट करने वाली बातें क्या है? एक कि जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नेगेटिव चार्ज बनने की वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त रिपल्शन होता है, इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑलवेज एंडोथर्मिक। दूसरा हमने क्या सीखा कि ग्रुप में एक्सेप्शन होते हैं 15, 16 और 17 में, डाउन टू द ग्रुप वैसे घटती है, लेकिन सेकेंड एलिमेंट, जैसे यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट फ्लोरीन है, फ्लोरीन का फ्लोरीन ज़्यादा हो जाता है और सल्फर का ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है। थर्ड बात हमने क्या सीखी, जो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज होती है, सॉरी एब्जॉर्ब होती है। जो फुलफिल्ड है उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, अगर ऐड करेंगे तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। ये हमने 3 पॉइंट सीखे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड में। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ, सपोज आपको NaCl बनाना हो, ठीक है, तो कैसे बनेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो NaCl बनाने के लिए Na से इलेक्ट्रॉन को लूज कराना पड़ेगा, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन, और Cl क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और Cl पे इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तो Cl माइनस। तो NaCl इजीली कब बन सकता है? देखो, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को क्या बोलते हो? आयनाइजेशन एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से Na प्लस बनेगा और इलेक्ट्रॉन गेन होने से Cl माइनस बनेगा। तो आप NaCl बनाना चाहोगे तो ये चाहते हो कि प्लस चार्ज भी जल्दी बने और नेगेटिव चार्ज भी जल्दी बने, तो फिर क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? लो होनी चाहिए, एंड इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए। ठीक है, एंड डेल्टा H Eg विल बी हाई, का मतलब मोर नेगेटिव होना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को इजीली ऐड किया जा सके। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो उतनी एनर्जी रिलीज होगी, उतना डेल्टा H नेगेटिव हाई होगा, यानी नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई एंड आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो टू फॉर्म NaCl। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान और एनर्जी देना भी आसान होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, याद करो जब मैंने पढ़ाया था आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन बताई थी, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन शायद अब आपको ना याद हो। अब बताओ, इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में मेटल है और राइट में नॉन मेटल है, तो मैं पूछूं कि मेटेलिक करेक्टर का ट्रेंड क्या होगा? तो छोटी छोटी बातें हैं ये। तो देखो, मेटेलिक करेक्टर होता क्या है? मेटल्स आर द सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो होती है वो मेटेलिक करेक्टर होती है, और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो जब भी मेटेलिक करेक्टर की बात करूं तो ये समझ लो कि हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? अब मैं आपसे पूछूं कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन लूज कराना आसान है या सीजियम से, तो सीजियम बहुत ईजी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि सीजियम का साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए बोलते हैं सीजियम इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि जो लेफ्ट में एलिमेंट हैं जैसे एल्कली मेटल्स हैं, और राइट में तो नॉन मेटल्स हैं, तो वो तो गेन करेंगे। तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन आएगा? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और नीचे जाने पर साइज बढ़ता है तो सीजियम इज द मोस्ट मेटेलिक।
तो मोस्ट मेटेलिक मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि साइज बढ़ने से टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो देखो इसलिए डिक्रीजेज लेफ्ट टू राइट, क्यों, राइट में तो नॉन मेटल है तो मेटेलिक कैरेक्टर तो उसमें होगा नहीं। एंड इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम, क्यों, क्योंकि साइज बढ़ता है तो टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन डोनेट इज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, पॉजिटिव आयन बनाना। एक बताओ सुनो, मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जैसे सोडियम ले लो, सोडियम का ऑक्साइड बनेगा Na2O, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो बन जाएगा Na2O। आपको पता है ना, सोडियम और ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाओगे तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे आप लोग, तो ये बन गया Na2O। अब ये कैसे चेक हो कि बेसिक है एसिडिक है, तो आपने डिफरेंशियल पढ़ी है बच्चों कि जो सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो बेसिक होते हैं। देखो इसको वाटर में डिजॉल्व कर दो तो इसको पूरा जोड़ दो, तो देखो 2 Na है, 2 ऑक्सीजन है और 2 H है, तो बन गया 2 NaOH। ठीक है, और ये क्या लूज कर देगा वाटर में, हाइड्रोक्साइड आयन, दैट्स व्हाई इट इज ए बेस। अब दूसरा कोई ले लो, जैसे कि MgO ले लो, इसमें वाटर ऐड करोगे, तो जब इसमें वाटर ऐड करोगे तो कोई 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 1 Mg, ये बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, विच विल लूज Mg2 प्लस एंड 2OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो कंपाउंड वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो बेस होते हैं। जिस तरीके से मेटेलिक कैरेक्टर डाउन टू द ग्रुप बढ़ता है, वैसे बेसिक कैरेक्टर भी डाउन टू द ग्रुप बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट घटेगा। इसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये नीचे आने वाले एलिमेंट है ना, तो इनमें अगर बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर करूँ तो बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर ये होगा। ठीक है, लाइक दिस। क्यों, सीजियम का साइज बहुत बड़ा है। आप इसको एक तरीके और समझ सकते हो, ये तो ऐसे समझ लो कि डाउन टू द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और या फिर अगर आपको समझना है तो जैसे मैं पूछूं कि K और OH, KOH और NaOH में किसको OH आयन देना ज़्यादा आसान है, जितना इजीली OH आयन दे देगा, हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा, उतना अच्छा बेस होगा। तो अब साइज बढ़ने से बॉन्ड जल्दी टूट जाता है क्योंकि न्यूक्लियस से दूर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए OH माइनस यहाँ पे जल्दी निकल जाएगा कि वैसे, क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो बॉन्ड वीक होता है। दो एटम के सब साइज बड़ा होता है तो उनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बड़ी होती है, यानी दूरियां जब बढ़ जाएंगी तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। अब तो ये सब चीज़ें सीखोगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट आप ऐसे समझ लो कि डाउन टू द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक CH2O कर दिया मैंने इस ग्रुप में। अब यहाँ पे देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स हैं, तो इसलिए इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, ये वेरिएशन हो गया। एंड डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, जो राइट में बढ़ेगा वो टॉप टू बॉटम घटेगा। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे कि सल्फर है, सल्फर इज नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड होता है SO2 और SO3। प्रूफ करना है कि एसिडिक नेचर का है तो इसकी वाटर से रिएक्शन करा दो। वाटर में चेक करते हैं pH वगैरह हम कि pH 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, 7 से कम है तो एसिडिक, 7 है तो न्यूट्रल। तो देखो SO2 प्लस वाटर, इसको जोड़ दो, 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, H2SO3 लिख दिया। ये अपने आप वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस आयन इंटू HSO3 माइनस। और आपको पता है कि जो कंपाउंड H प्लस आयन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, वो एसिडिक होते हैं, इसलिए एसिडिक हो गया। SO3 प्लस वाटर से बन जाएगा H2SO4 एंड इट विल लूज H प्लस आयन एंड HSO4 माइनस। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड है, इक एसिड, अस एसिड, ऑक्सीजन कम होते हैं तो अस बोल देते हैं। CO2 देखो, CO2 प्लस वाटर जोड़ दो इसको, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन गया। ये भी क्या लूज करता है, H प्लस आयन प्लस जो बच गया HO3 माइनस, इसे बोलते हैं कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। सो दिस ऑक्साइड इज एसिडिक बिकॉज ऑन रिएक्शन विद वाटर इट लूजेज H प्लस आयन। ये कंपाउंड है Cl2O7, ये भी Cl क्या है, नॉन मेटल है। जब वाटर से रिएक्शन कराओगे तो उसको जोड़ दो तो क्या बना, H2Cl2O8, H2Cl2O8। सिंपली ऐड करना है, ऐड करना तो आता होगा ना। इसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर दो, देखो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना एम्पेरिकल फार्मूला की तरह। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, या इसको लिख दिया 2HCl4 एंड इसके बाद ये H प्लस दे देगा, H प्लस एंड Cl4 माइनस। ठीक है, जैसे कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट राइट बढ़ता है
तो एस डी करेक्टर भी लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। इस पर एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, जैसे मैं पूछूं कि Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 Cl2O7, बीच में मैंने एक मिस कर दिया SO3, इसमें बताना आपको एसडी करेक्टर। तो लेफ्ट राइट आप पीरियोडिक टेबल देखो, तो एसडी करेक्टर विल इंक्रीज लाइक दिस इज द एसडी करेक्टर। एसडी करेक्टर और ग्रुप के एलिमेंट पता हो कोई दिक्कत नहीं, एसडी करेक्टर लेफ्ट राइट बढ़ता है, तो ये किसका करेक्टर हो जाएगा? बेसिक करेक्टर का। बेसिक करेक्टर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेफ्ट में बेसिक, ये दोनों बेसिक होते हैं। और आपने पढ़ा 10th में ये क्या होता है? एम्फोटेरिक। आपने ये 3 ऑक्साइड पढ़े हैं, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड था, याद करो, और एक टिन का ऑक्साइड था SNO या SNO2, ये एम्फोटेरिक होते हैं। मुझे देखो बेसिक, फिर एम्फोटेरिक और फिर एसिडिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, एसिडिक और बेसिक की दोनों प्रॉपर्टी होती है, उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है। इस तरह हो गया। इसे क्वेश्चन आया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर? तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाते हैं, तो डाउन टू द ग्रुप बढ़ेगा। और ये भी ऐसे कर सकता हूँ मैं, एक बात देखो, और मेटेलिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकता हूँ। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो है तो मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है। क्यों? जब आयोनाइजेशन एनर्जी लो है तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही आसान है, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है तो वो बहुत मेटेलिक है, क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। देखो सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पूरी प्योरिटी में सबसे कम होती है, क्योंकि सबसे बड़ा साइज है, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू जो है ग्रेटर साइज, सबसे बड़ा साइज है, ठीक है। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा मेटेलिक है। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन ये आ जाए कि सर SO2 और SO3 में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन अभी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो एक ही टाइप के ऑक्साइड हो गए ना, SO2 SO3। अगर फिर भी करना चाहते हो तो एक रूल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट +4 आएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट +6 आएगी, तो SO3 ज़्यादा एसिडिक हो गया। ये हम बात कर रहे थे ऑक्साइड के एसिडिक और बेसिक करेक्टर की। हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोजन के केस में सारे ऑर्डर उल्टा हो जाएंगे। अगर ऑक्साइड का एसिडिक करेक्टर नीचे बढ़ रहा है, ऑक्साइड का एसिडिक करेक्टर नीचे घट रहा है, तो हाइड्राइड का बढ़ जाएगा। अब तो ऐसे क्वेश्चन शायद नहीं होंगे, बट ध्यान रखना कि ऑक्साइड और हाइड्राइड में जस्ट रिवर्स है। चलो एक लास्ट चीज़ और सीख लेते हैं थोड़ा सा, आगे मैं पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। इसकी डेफिनेशन और इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी में लोग कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी में आइसोलेटेड एटम में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, और यहाँ पर क्या होता है? बॉन्डेड स्टेट में, मतलब अगर A का B से बॉन्ड है, तो अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, वो B की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं। और जिसकी तरफ शिफ्ट होंगे उधर नेगेटिव, क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जिससे जाएगा उस पर पॉजिटिव, तो इसे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे NaCl में Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन गए तो Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन बॉन्डिंग स्टेट। अब इसका वेरिएशन क्या है पीरियोडिक टेबल में? विदाउट एनी एक्सेप्शन लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस और टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, ठीक है। सो
टॉप वाले की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होगी, बॉटम में कम होती जाएगी। क्यों? अभी आपने देखा कि बॉटम में जाने पर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। सीजियम इज मोस्ट मेटेलिक, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एक्सक्लूडिंग इनर्ट गैस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, दोनों अलग बात है। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता क्या है, उसके पहले देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम मुलिकन था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी पता हो और इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी पता हो, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, ये पता हो, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। अब दूसरे फॉर्मूले इसमें डिवाइजिबल नहीं है, लेकिन एक बात बता दिया कि मोलिकन ने कहा था इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी डिवाइड बाई 2 इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है। एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम है ऑलरेड एंड रोचो स्केल। इन्होंने भी एक फार्मूला दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट ए इक्वल टू 0.744 प्लस 0.359 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो, हमें जेड इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, फिर रेडियस निकालनी पड़ेगी, तब ये फॉर्मूले ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी। तो कोई इस पर क्वेश्चन बनना मुश्किल है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में वैल्यू बताऊं तो इसे फ्लोरीन की वैल्यू 4.0 होती है अप्रॉक्सीमेटली, ऑक्सीजन की 3.5 वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, चेंज भी हो सकती है। ठीक है, कुछ ये सब याद नहीं रखना आपको, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटैच द शेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट्स इट। इसका एप्लीकेशन तो मैंने तभी बता दिया था जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था, वही इसका एप्लीकेशन है। इससे ये भी पता चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, जैसे HF है, अब F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि हाइड्रोजन लेफ्ट में है और फ्लोरीन राइट में है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, डेल्टा F की तरफ। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट होते हैं उस बॉन्ड को बोलते हैं पोलर बॉन्ड। पोलर का मतलब वर्ड डाइपोल से होता है, और डाइपोल का मतलब जिससे 2 पोल हो, 2 पोल, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। इस तरीके से HCl है, इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, Cl की तरफ। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। बट ये जो शिफ्टिंग का डिफरेंस है वो ज़्यादा किस में होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा क्रिएट होंगे। इसका मतलब कि HF इज मोर पोलर देन HCl। ये सब छोटी छोटी बातें भी आप इस तरह सीख सकते हो। और इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या था, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर में, या पहले से पढ़ चुके हो आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर, कि भाई फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट हमेशा नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट नहीं है। ऑक्सीजन की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, जनरली नेगेटिव होती है -2, बट अगर फ्लोरीन से जुड़ता है तो पॉजिटिव भी हो जाती है। इसे OF2 में देखो, ऑक्सीजन की अगर निकालोगे तो 2 × -1 = 0, x = कितना आ गया, पॉजिटिव। तो फ्लोरीन की ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव तभी होगी जो फ्लोरीन से जुड़ा हो, अदरवाइज ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट हमेशा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सभी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो एक बार ऐसा करते हैं कि
सपोज दिस इज द पीरियोडिक टेबल, ये लेफ्ट टू राइट हो गया और ये टॉप टू बॉटम हो गया। इस साइड क्या क्या बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी, और क्या बढ़ता है, नंबर 1, नंबर 2 मेटेलिक करेक्टर, नंबर 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नंबर 4 एसिडिक, सॉरी मेटेलिक करेक्टर इधर घटता है, सॉरी नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर ना, नॉन यहाँ पे लिखता हूँ, नॉन मेटेलिक करेक्टर, नंबर 4 एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर, और भी हो सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी भी, इलेक्ट्रॉन गेन करने टेंडेंसी भी, ये बढ़ता है इस साइड, इस तरह बना लिया हमने ना। और इस तरफ कौन से बढ़ते हैं, साइज, साइज बढ़ता है। अब देखो ये चीज़ें इस तरफ बढ़ रही हैं, ये सारे फैक्टर, तो इस तरफ घटेंगे, साइज बढ़ता है यहाँ पे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। तीसरा मेटेलिक करेक्टर, एंड फोर्थ बेसिक करेक्टर, ठीक है। ये सब चीज़ें डाउन टू द ग्रुप बढ़ती हैं और ये इधर लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल को बार बार आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो ओवर।